हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। लेक्चर नंबर बेटा अगर देखा जाए तो 6 है और आपके 11th के फिजिक्स का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति पढ़ते हुए 5 लेक्चर हो चुके हैं। 5 लेक्चर में से अगर एक भी लेक्चर आपका मिस हुआ है या सारे लेक्चर मिस किए हैं जिन बच्चों ने, वो जरूर जाके सारे लेक्चर कंप्लीट करें। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 5 लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके पूरी जो फिजिक्स है उसको समझने के लिए जो मैथ लगती है वो मैथ आपको मैंने तीसरे और चौथे और 5वें लेक्चर में पढ़ा रखा है। चौथा और 5वां लेक्चर जो है उसमें हम मैथ सही तरीके से पढ़ रखे हैं। खास करके जो अवकलन और समाकलन वाली गणित होती है वो आपको चौथे और 5वें लेक्चर में देखने को मिल जाएगी। और इत्मीनान से मैंने पढ़ाया हुआ है आपको 11th में ही नहीं, 12th में भी जब आप जाएंगे तो आपको ये गणित इस्तेमाल करनी पड़ती है। और 11th में 12th में हर एक कदम पर आप देखेंगे कि ये अवकलन और समाकलन हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे अवकलन समाकलन जैसे गणित का ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ये जो फंडे लगते हैं अवकलन और समाकलन की, ये बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इनकी तादाद बढ़ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन हम बार बार जब करेंगे तो आप देखेंगे कि इनका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, 6वें लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दूं। तो हमने बेसिक मैथ तो पढ़ लिया है, थोड़ा सा देख लिया है किस प्रकार से बेसिक मैथ फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, मूलभूत गणित जिसको आप बोलते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको अवकलन समाकलन के साथ साथ हमने आपको चाल और वेग और त्वरण के बारे में भी पढ़ा रखा है। विस्थापन और दूरी तो आपने पढ़ा ही है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है गति के समीकरण। कक्षा 9 में या कक्षा 9th की बात करूं, अगर मैं क्लास 9th की बात करें तो गति के समीकरण आप पढ़ चुके हैं एक बार। क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है, मैं आपको अभी एक बार दिखाऊंगा। ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, अब 11th में भी आपको ये पढ़ना है। लेकिन 11th में थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल पर आपको जाके इसको समझना है। 9th से 11th में क्योंकि जा रहे हैं तो बेसिक लेवल तो 9th में जो था वही है 11th में भी, उससे थोड़ा सा अपर लेवल पर जाएंगे, बात करेंगे 11th में, या जहां तक पॉसिबल हो सकता है गति के समीकरण का इस्तेमाल वो हम करके देखेंगे। अच्छा, गति के समीकरण के साथ साथ हम सीखेंगे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी हमें समझना है। ओके, ये दूसरा पॉइंट है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, ये भी आपको समझना है। ओके, तो ये 2 चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा आपको 9th की चीजें याद दिलाते हैं। तो कक्षा 9वीं में बेटा आपने कौन कौन से गति के समीकरण पढ़े थे, एक बार आपको याद दिला रहा हूं मैं। गति के जो समीकरण है बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ा था, और क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था वो पहली समीकरण थी। सभी बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी है। v बराबर आपने पढ़ा था u प्लस AT के। दूसरा समीकरण था बेटा s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के। और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या इसी को बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं v स्क्वायर माइनस, क्योंकि u इधर है इसको बराबर के इधर लेंगे तो माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 समीकरण आपने पढ़ रखे हैं। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, यही 3 समीकरण आपने पढ़ी थी। अच्छा, ये 3 समीकरण के अलावा 11th में हम कुछ और समीकरण, कुछ केस के हिसाब से कुछ समीकरण और बनाते हैं। बेसिक अगर मैं गति के समीकरण की बात करूं तो यही 3 समीकरण होते हैं। अच्छा, इनका प्रूफ वगैरह आपको नहीं सीखना है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे बस। इसका प्रूफ वगैरह क्लास 9th के लेवल तक ही था, वहीं पर आपको पूछा जाता। अभी आपको प्रूफ वगैरह नहीं करना, आगे बढ़ना है। चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे आपको v बराबर u प्लस AT प्रूफ करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको त्वरण का, जैसे मैं कहूं कि एक वस्तु है यहाँ पर, क्लास 9th में जैसे आपने प्रूफ किया था, मान लो एक वस्तु है, पॉइंट बिंदु A पर है और वो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u से चल रही है और चलते हुए कुछ t समय में इस B बिंदु पर पहुँच गई। जब B बिंदु पर पहुँची तो इसका वेग v था। यहाँ पर मान लो हमने t1 समय था, यहाँ पर जब ये पहुँची तो t2 समय था। ठीक है, तो
समय हमें हमेशा धनात्मक होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर त्वरण लिखना चाहूँ वस्तु का, त्वरण कितना था ए और बी के बीच में वस्तु का त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो जो त्वरण लिखूंगा यहीं पे लिख लूँ मैं। चलिए त्वरण जो लिखूंगा बेटा, मैं एक दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। त्वरण को ए लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, लगा समय या समयांतराल, जिसको हम साफ साफ शब्दों में लिखें तो समयांतराल। समयांतराल मतलब कितने समय में वेग परिवर्तित हुआ, वो समय। अच्छा, तो अगर मैं त्वरण लिखूं ए बराबर, तो वेग में परिवर्तन क्या हुआ, पहले वेग क्या था u, बाद में कितना हो गया v, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल बटा t2 माइनस t1, ठीक है। अब यहीं पर अगर मान लूं कि जैसे मान लो इसको 0 समय से चला, 0 सेकंड, मान लो t1 बराबर 0 सेकंड था, तो 0 सेकंड से चला और मान लो 5 सेकंड पर ये हो गया, 5 सेकंड में ये हो गया। तो अगर देखें तो अगर इसमें t2 माइनस t1 करेंगे तो 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ऐसे ही मैं मान ले रहा हूं कि t1 से t2 के बीच का जो समयांतराल है, ये जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, इसको मैं t मान लेता हूं, ठीक है। t मान लो, कोई समय t लग रहा है, t मतलब जैसे यहां पर एग्जांपल के रूप में 5 सेकंड लग रहा है, या इसको मैं मान लूं कि चलो ये इस तरह से चल रहा है कि 10 सेकंड से 15 सेकंड तक गति गया, तो 15 माइनस 10 करेंगे तो कोई एक संख्या मिलेगी ना, वो संख्या क्या है, t है मान लेते हैं, ठीक है, कोई एक संख्या मिलेगी। अच्छा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं, इसको, ये वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन को हम अब कक्षा 11वीं में क्या लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, जैसे अभी क्या लिखेंगे, जैसे मैं डेल्टा u लिख सकता हूं या डेल्टा v। तो कुल मिला के वेग में परिवर्तन है, वेग को अगर मैं v से दिखाऊंगा तो मैं लिख लूंगा डेल्टा v बटे डेल्टा t। अगर समय में बहुत अल्प परिवर्तन है तो, और समय में अगर अल्प परिवर्तन का एवरेज मैं लूंगा, कई बार इस तरह के परिवर्तन अगर हो रहे हैं तो dv बटा dt लिख लूंगा, है ना। तो कुल मिला के इसको इस प्रकार से हम कक्षा 11वीं में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहां पर आते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने कहा कि t2 माइनस t1 क्या है, t, ये सब मान लो, ठीक है, समय अंतराल मान लो t समय है, कोई समय निकल के आया, t सेकंड में पहुंच गई यहां से यहां तक, ठीक है। t1 समय पे यहां थी, t2 समय पे यहां थी, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, मान ले t2 में से t1 को घटा लो, तो a बराबर देखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, v माइनस u बटा t आ जाएगा। इसका गुणा कर लो a के साथ, तो ये हो जाएगा at बराबर हो जाएगा v और माइनस u है। तो ऐसा करो, इसको v को इधर ले आते हैं, at को उधर ले आते हैं, या जैसा भी आपको करना है, u को इधर ले आओ, u माइनस में है तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा at पहले से था प्लस u हो गया बराबर इधर क्या बचा, v। इसी को अगर सही तरीके से लिखें तो पहले v को अगर मैं लिखूं तो v बराबर क्या आ गया बेटा, u और प्लस at। आप देख सकते हैं v बराबर u प्लस at, प्रूफ हो गया आपका यहाँ से, ठीक है। तो समीकरण ऐसे ही आपको ऐसे ही आपने बनाई है, इस प्रकार से ही समीकरण बनी है सारी, ठीक है। अब जब दूरी ले लेंगे तो कितनी दूरी में चल रही, फिर एवरेज ले लेंगे उसका, फिर हाफ at, ठीक है, u प्लस v बाई 2, इस प्रकार से करके, तो अलग अलग चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आप सीख लेंगे। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, जिस बच्चे के अंदर कौतूहल है, प्रश्न है, जिज्ञासु है, थोड़ा सा अपनी किताब का 1-2 पेज उठा के देखेंगे, आपको मिल जाएगा ईजिली। वैसे आपको प्रूफ नहीं करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सीखना चाहते हैं तो जरूर से एक बार देख लीजिए, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार जरूर से इसको देख लीजिएगा, हो जाएगा क्लियर। अच्छा, समीकरण को हमने आदिश रूप में ही पढ़ा था, अब सदिश रूप में देखेंगे, क्योंकि v, u और a सभी सदिश राशियां हैं। अच्छा, v को क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर v जो है वो क्या है, कोई कण है जो, या वस्तु जो है, कण बोलिए या वस्तु बोलिए, वस्तु की अंतिम चाल। अगर मैं सदिश लगा दूंगा तो अंतिम वेग हो जाएगा, ठीक है। u क्या है बेटा, कण या वस्तु की प्रारंभिक चाल, पहले जो वेग था, ठीक है, या पहले जो स्पीड थी, ठीक है। a क्या है बेटा, कण या वस्तु का त्वरण, अब कण या वस्तु बार बार आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और s क्या है बेटा, यहां पर s क्या है, चली गई दूरी, चली गई, या इसको आप बोल सकते हैं तय की गई। दूरी, अगर इसको सदिश लिख देंगे तो विस्थापन बन जाएगा, ठीक है। और
ठीक है, बाकी तो कोई शब्द है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पर ऐसा लिखना होता, मैं इस प्रकार से लिखता सदिश और अदिश में, v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है। तो यहाँ पर अदिश वाला है पार्ट, ठीक है, ये अदिश बोल लीजिए इसको आप, अदिश वाला पार्ट है और ये सदिश वाला पार्ट है। तो v यहां पर क्या है बेटा, अंतिम चाल है, ठीक है, अंतिम चाल है। और ये क्या है, प्रारंभिक चाल है। ये क्या है, त्वरण है अदिश रूप में। ये क्या है, दूरी है। v की बात करेंगे यहां पर, अगर ये वेक्टर लग गया तो क्या हो गया, अंतिम वेग है। u हो गया तो क्या हो गया, प्रारंभिक वेग है। ओके, अगर a को सदिश लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, त्वरण है, ठीक है। ये अदिश रूप में है, वो सदिश रूप में है, आप देख सकते हैं यहां लिखा है, ठीक है। और s के ऊपर अगर इस तरह से लग गया तो क्या होता है बेटा, ये एक्चुअली त्वरण का परिमाण है, ठीक है। ये त्वरण का परिमाण है, त्वरण का परिमाण एक बोल सकते हैं आप, त्वरण का परिमाण। परिमाण मतलब मान है, सिर्फ त्वरण नहीं है बल्कि त्वरण का मान है। सही मायने में त्वरण सदिश राशि होती है, त्वरण अदिश राशि नहीं होती, ठीक है। तो s जो है बेटा यहां पर विस्थापन हो जाएगा। ओके, तो ये हैं चीजें आप देख सकते हैं वहां पर। और ये समीकरण लिखी है v बराबर u प्लस ए टी है। तो इसको जब सदिश में चेंज किया तो आप देख सकते हैं v u और a सदिश है तो उसके ऊपर सदिश का चिन्ह लगा दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये समीकरण, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण तो सभी बच्चे जानते हैं, आप में से सभी बच्चे जानते हैं। v स्क्वायर का मतलब v डॉट v का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब u डॉट u का स्क्वायर, और 2as, क्योंकि a और s दोनों समीकरण है तो डॉट लगा है, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ चल रहे हैं क्योंकि हमें अदिश राशियां यहाँ मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया गया है। अच्छा, s जो है यहाँ पर, ये वाली समीकरण जो देख रहे हैं, ये एक एवरेज निकाला गया है, u प्लस v बाई 2 एवरेज के साथ यहाँ पर डील किया गया है, ठीक है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय जो समीकरण होता है वही लिखा है। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय लिखा है, तो ये चाल हो गया टोटल चाल प्रारंभिक और फाइनल बाई 2 इंटू टी। तो ये फॉर्मूला जो है इसका इतना इस्तेमाल है भी नहीं और इसको यूज भी हम नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ सकते हैं। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, है राइट, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। एक सवाल में ही आपको समझ में आ जाएगा, हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन का पार्ट है, इसको कोई समीकरण की तरह आपको डील नहीं करना है, ठीक है। ये मैं फिर भी लेके आया आपके लिए कि आप देखें इसको। अच्छा, यहां पर ये जो समीकरण है ये इंपॉर्टेंट है। चौथी समीकरण जो नई समीकरण आपको पढ़ने को मिल रही है ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इस पर आपको 11th में प्रश्न देखने को काफी मिलेंगे। SN लिखा है, SNN मतलब nवें समय में। जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे कोई वस्तु चली जा रही है, मान लो आप रोड पर खड़े हैं, एक कार है आपके सामने से निकल रही है। अब मान लीजिए कार जो है 1 किलोमीटर दूर से आ रही थी, तो जब 1 किलोमीटर दूर कार खड़ी थी पहले, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप था, वहां पर उसने पेट्रोल भरवाया और वहां से चली, तो पेट्रोल भरवाया तो रुकी हुई थी, फिर चली तो इसकी स्पीड थी कुछ, समय भी स्टार्ट हुआ, t बराबर 0 पर हमने माना कि चलना स्टार्ट हुआ। जब वो चली तो हमने समय स्टार्ट कर दिया, मान लो स्टॉप वॉच थी, हमने 0 सेट किया, जब गाड़ी चलना स्टार्ट की 0 सेट किया। जब मेरे सामने से गुजरी तो मान लो वो 1 किलोमीटर आने में उसको लग गए 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट लग गए। 5 मिनट, मान लो 5 मिनट 5 सेकंड लग गया, समझ ले, तो 5 मिनट और 5वें सेकंड पर, 5 मिनट के बाद जो 5वां सेकंड है, उस समय पर जब वो मेरे सामने थी तो उसकी स्पीड एग्जैक्ट कितनी थी, ये जब हम निकाला, या एग्जैक्ट स्पीड ना बोल के यहाँ पर क्योंकि दूरी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 मिनट हमने ले लिया तो काफी लंबा समय हो गया, सेकंड में इसको हम तोड़ लेते हैं, तो 5 मिनट का मतलब 5 गुणे 60, 300 सेकंड। चलो, तो मैं बोल रहा हूं कि 300वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, तो 300वें सेकंड में मतलब n की जगह 300 रख देंगे। जैसे मैं कह दूं 5वें सेकंड में तो 5 लिख दें, S5। मैं लिखूंगा 20वें सेकंड में तो S20 आ जाएगा, 20वें सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। तो 2n माइनस a बाई 2 2n माइनस 1, ये एक समीकरण है, इसका यूज हम करेंगे। तो nवें सेकंड में चली गई दूरी है ये, इसको मैं लिख दे रहा हूं साफ साफ, ओके। तो nवें समय में तय की गई दूरी,
nवें समय में तय की गई दूरी के लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। ये आप याद रखें, कंठस्थ रखें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है फॉर्मूला, और इसका यूज़ हम करेंगे जब तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, करेंगे। गति के समीकरण जो हैं आपको, जैसा कि मैंने कहा, प्रूफ वैसे तो नहीं करने हैं, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कैसे प्रूफ होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक में देखेंगे, बस छोटे छोटे पैराग्राफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे मैं ये फार्मूला है, फार्मूले को मैं अगर निकालना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? मतलब निकालना चाहूँ मीन्स कि इस पर एक छोटा सा प्रश्न करना चाहें तो कैसे करेंगे? कोई वस्तु चली जा रही है, u बराबर दिया जाएगा, a आपको पता होगा वस्तु का, निकाल सकते हैं आप या तो। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि बेटा कि कोई वस्तु जो है, या चलो मैं कह रहा हूँ कि वस्तु नहीं बल्कि मैं एक बंदूक ले लेता हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ हम ले लेते हैं, एक बढ़िया सी बंदूक ले लेते हैं। आइए, ठीक है, ये एक बंदूक ले ली बेटा हमने। अच्छा, बंदूक हमने यहां पर ले ली इसको। अब बंदूक से हमने एक गोली मारी, ठीक है, जिसकी स्पीड यहां पर से मान लो एक गोली निकल रही है बंदूक से, जिसकी स्पीड यहां पर दे रखी है जो कि u होगी, u बराबर दे रखा है मान लो 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 300 मीटर पर सेकंड से ये एक बंदूक की गोली निकली। ठीक है, तो जब निकली तो उसको हम t बराबर क्या मानेंगे बेटा? 0। मान लो t1 बराबर 0 सेकंड पे निकली। t1 बराबर क्या था? 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर। अच्छा, मैं यहां खड़ा हूं, मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक, और ये गोली इस तरह से आ रही है, ऐसे चलेगी। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर एक, मान लेते हैं कि यहां पर एक पेड़ है, ठीक, ऐसे इस पर टकरा रही है, मतलब गोली वहां पर मारी गई है। अब यहां पर तो ये फाइनल हो जाएगा, यहां पर जब गोली पहुंचेगी तो रुक जाएगी। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इसमें पेड़ के अंदर घुस जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, मुझे यहां से मतलब नहीं है। मान लो कि यहां से यहां तक चलने में कुछ समय लगा होगा, 40 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, मुझे नहीं पता है। मुझे यहां पर बीच में कहीं पता करना है। जैसे मान लो ये तीसरा सेकंड है, ये t2 बराबर मैं मान रहा हूं कि तीसरा सेकंड है। ठीक है, तीसरे सेकंड में मैं कह रहा हूं कि तीसरा सेकंड जो है, उस सेकंड में ये जो गोली होगी कितनी दूरी चलेगी। सिंपल सी बात है, तीसरे सेकंड में कितनी चलेगी। अच्छा, तीसरे सेकंड में कितनी चलेगी, इसको निकालने के लिए हमें त्वरण चाहिए। त्वरण कितना है? त्वरण कितना है? तीसरे सेकंड में अगर मुझे निकालनी है कि तीसरे सेकंड में कितनी चलेगी, त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको दे रहा हूं, v बराबर 0 मैंने दे रखा। फाइनल स्पीड कितनी हो गई आपकी? 0। जब टकराएगी तो क्या हो जाएगी? 0। और यहां पर पहुंचने में जो समय लग रहा है, टोटल जो टाइम लग रहा है, ठीक है, टोटल टाइम जो लग रहा है, इसको t2 मैं यहां पर बोल देता हूं, इसको t3 बोल देता हूं, तीसरे सेकंड में इसको मैं t2 बोल रहा हूं। t2 मतलब यहां से यहां तक का लगा समय, टोटल समय वो दे रखा है। t2 बराबर दे रखा है आपको, मान लो 8 सेकंड। तो तीसरे सेकंड में कितनी चलेगी दूरी, अब तो पता चल जाएगा। निकाल सकते हैं, अरे निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण निकालिए बेटा, a बराबर निकालेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? v माइनस यू बाई टी आएगा। अच्छा, यहां पर प्रॉब्लम ये होगी कि आपको v जो है u से छोटा हो गया है, तो आपको माइनस में आंसर दिखेगा त्वरण। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा t2 माइनस t1 एक्चुअली। तो v माइनस यू, v का मतलब कितना बेटा? 0 माइनस 300 और बटा आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 0, तो ये हो जाएगा माइनस 300 डिवाइड बाई 8 के। ठीक है, कट रहा है तो काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0 माइनस चिन्ह लगा है, आप याद रखिएगा। 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 75 हो गया। माइनस 75/2 जो कि आ जाएगा बेटा, 2 से भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 तिहाई 6,
ठीक है, 1 बचा 2 सते 14, 1 बचा दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, 37.5, 37.5, क्योंकि 35 दूना 70 होता है, तो 37 दूना 75 हो जाएगा। ठीक है, 36 दूना कितना होता है 72। ठीक है, अच्छा, तो 37.5 आपको आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस में आ रहा है। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि त्वरण जो है वो घट रहा है, त्वरण बढ़ नहीं रहा है, त्वरण घट रहा है, मतलब कि स्पीड जो है, अच्छा -35, सॉरी, चाल जो है वो घट रही है। -37.5 माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये मंदन है, मतलब चाल कम, ज़्यादा से कम हो रही है, घट रही है। पहले ज़्यादा है, बाद में घट रही है, कम हो रही है, तो इसलिए माइनस चिन्ह है। तो इसको हम, जो नेगेटिव त्वरण होता है बेटा, ऋणात्मक नेगेटिव त्वरण को मंदन बोलते हैं, मंदन भी कहते हैं, क्योंकि मंद हो रही है, गाड़ी रुक रही है, या वस्तु रुक रही है, या गोली रुक रही है, तो मंदन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ए पता चल गया हमें। अब फॉर्मूला आपको देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। तो Sn इक्वल्स टू, चूंकि हम जानते हैं Sn इक्वल्स टू क्या है, a प्लस u/2, u प्लस a/2, माफ करिएगा मैं उल्टा लिख दिया हूं। u प्लस a/2 और अंदर क्या आएगा 2n-1। ठीक है, 2n-1 से, ठीक है, तीसरे या t बराबर बोल रहा हूं मैं, तीसरे सेकंड में, थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी गोली द्वारा। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से S3 बराबर हो जाएगा u प्लस a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू कितनी बेटा, अच्छा, ऋणात्मक चिन्ह जो है वो मंदन को बता रहा है, तो हम ऋणात्मक चिन्ह को उपेक्षणीय कर देते हैं। यहां से आप ऐसा मान लीजिए कि माइनस जो a है इसका सिर्फ मॉड लेते हैं, साथ परिमाण ले रहे हैं, दिशा नहीं ले रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो हम सिर्फ इसकी वैल्यू लेके चल रहे हैं, नेगेटिव मैं नहीं ले रहा हूं, इसकी सिर्फ वैल्यू ले रहा हूं, ऋणात्मक चिन्ह नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मंदन हो रहा है। ठीक है, तो वो मंदन आपको पता चल रहा है कि चाल कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो S3 बराबर u प्लस a/2, a की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा, 37.5 डिवाइड बाई 2, 37.5/2, और ये हो जाएगा 2 गुणे n की वैल्यू कितनी बेटा, n की वैल्यू कितनी बेटा, n की वैल्यू हमारे पास 3, -1 हो जाएगा। तो आप इसको निकालिए फटाफट से, ये आ जाएगा, u की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, u की वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए थी 300, u बराबर कितना बेटा 300, ये 300। 300 प्लस 37.5 बाई 2, और यहां आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। तो इसको हम हल कर लेते हैं, 5 से इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा S3 बराबर 300 और प्लस आ जाएगा बेटा 5 पचम 25 के 5 और 5 सते 35, 5 पचम 25, 5 सते 35, 36 37 और 5 तिहाई 15, 16 17 18, 1875 मतलब 187.5/2। इसको अब हल कर लीजिए फटाफट से, आप देखेंगे 187.5 का आधा निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा ये 2 9 18, इसको काटेंगे 2 9 18 और 2 तिहाई 6 दशमलव लग जाएगा, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 93.5 ये आ गया। मतलब जोड़ेंगे इसको तो 300 में 93 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 393.75 मीटर आ जाएगा और ये आपका आंसर है।
ठीक है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह हमने क्यों नहीं लिया, आपको बताया उसका रीज़न, ठीक है। रिटार्डेशन है, मतलब मंदन है, इसलिए नहीं लिया। तो समीकरण का इस्तेमाल कैसे करना है कि तीसरे सेकंड में जो दूरी तय करेगी वस्तु उस स्पीड से चल रही है जो जिसको मारा गया है, वो आप देख सकते हैं ये। तो वस्तु को यहाँ पर हम गोली को हम यहाँ पर वस्तु की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। एक वस्तु ही है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से कुछ और जैसे पॉजिटिव वाला आपको देखना है, जैसे ये मैंने पहला एक दे दिया आपको एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दूं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ये रोड है या रेलवे ट्रैक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन जो है, ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से जो चल रही है, यहाँ पर इसकी स्पीड है u बराबर ए पॉइंट पर इसकी स्पीड है, मतलब मैं मान लेता हूँ कि t बराबर 0 सेकंड पर इसकी स्पीड जब चल रही है, जब हमने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच यहाँ लगाया, तो u बराबर ये चल रही थी, ये मान लो चल रही है मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, ये थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 120 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। एक सेकंड में 120 मीटर की दूरी तय कर रही है, काफ़ी तेज स्पीड है, ठीक है। या पहले थोड़ा कम ही रखते हैं। बाद में इसकी स्पीड बढ़ करके हो गई, जब यहाँ पर b पर पहुँचती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड जो होती है v बराबर हो जाती है मान लो 80 मीटर पर सेकंड। बहुत तेज स्पीड होगी बेटा ये, ठीक है। 80 मीटर पर सेकंड काफ़ी ठीक ठाक स्पीड है, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो काफ़ी मिलेगी। अच्छा, मान लेते हैं कि a से b पर पहुँचने में इसको, मतलब ये जो यहाँ पर समय लग रहा है ये t1 है और ये t2 है, यहाँ पर जो समय लग रहा है वो लग रहा है इसको मान लो 40 सेकंड। 40 सेकंड में इसकी स्पीड यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से ए से बी तक गई वहाँ तक। अब मुझे कोई भी एक समय ले लीजिए बीच का, इसके बीच का मतलब 40 सेकंड और 0 से 40 के बीच में कोई सा समीकरण है जिसमें आपको निकालना है। मान लो आप जानना चाहते हैं कि 20वें सेकंड में, t बराबर 20वें सेकंड में तय की गई दूरी आप बता दीजिए, ये आपसे पूछा है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 से, ठीक है। अब यहां पर n बराबर क्या है, ठीक है, n बराबर क्या है बेटा 20, तो 20 आ जाएगा बराबर u की वैल्यू कितनी बेटा 20 प्लस a की वैल्यू क्या है बेटा, a निकालिए यहाँ पर, a क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो v क्या है बेटा 80 माइनस 20 बटे समय कितना लग रहा है बेटा 40, ओके, ये हो गया a, और बटे में 2 है तो 2 को यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n मतलब 20 माइनस 1। हल करिए इसको, तो 80 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, है ना। इसको हल करते हैं, s20 बराबर आ जाएगा 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 40 गुणे 2, और गुणे में आ जाएगा बेटा यहाँ पर 20 दूना 40 माइनस 1 39, तो 0 से 0 काट लीजिए, 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, ठीक, ये आ गया हमारे पास। और इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3/4, क्योंकि 4 दूना 8 80 था, 60 बटे 80 था, तो 0 0 कट गया कुल मिला के, और 3/4 और गुणे में 39। हल कर लीजिए इसको फटाफट से, ये हो जाएगा 20 प्लस 3 से गुणा कर लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए, तो चाहे 4 से पहले भाग दे दीजिए या जैसा करना है आपको पूरा गुणा करके तब भाग दे लीजिए जैसा, तो 4 से भाग दे लीजिए इसको और फिर 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 9 36, ठीक है, दशमलव लगा लेते हैं, 36 37 38 39, 3 बचा तो 30 हो जाएगा, तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, 3 से इसका गुणा कर लेते हैं, 3 पचे 15 का 5, 3 7 21, 21 1 22 और 3 9 27, 27 28 29 29, हाँ, तो ये आ जाएगा 292.5।
तो ये कुल मिला के आ जाएगा 20 के साथ इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास दशमलव के साथ 5 तो है हमारे पास पहले से, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 2 11 का 1 और ये हो जाएगा 2 1 3.5 312.5 मीटर आंसर हो जाएगा। तो जो 20वें सेकंड में ट्रेन दूरी तय करेगी वो कितनी होगी बेटा? 312.5 मीटर। 20वें सेकंड में 312.5 मीटर की दूरी ही तय करेगी ट्रेन। ट्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, ट्रेन हो या कोई वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, अगर इस तरह से गति कर रही है तो अगर मुझे 20वें सेकंड पर देखना है तो ये इतनी दूरी तय करेगी। आपको 8वें सेकंड पर देखना है, 5वें सेकंड पर देखना है, ठीक है, 5वें सेकंड में देखेंगे तो कितना। टोटल दूरी आपको निकालनी है तो भी निकाल सकते हैं आप। टोटल दूरी मान लो s चली, टोटल दूरी s मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अगर टोटल दूरी आपसे पूछी हो तो क्या निकालेंगे आप? टोटल दूरी अगर पूछ ली है s तो v बराबर u प्लस ए टी कर लेते हैं, क्योंकि v पता है, u पता है, a आपने निकाल ही लिया है, ठीक है। a आपका आ जाएगा 3/4, नहीं 3/4 नहीं आएगा, 60 बटे आ जाएगा 40 के, है ना, 60 बटे 40, 60 बटे 40 मतलब 0 0 कट गया, 3/2 आ जाएगा, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 आपका त्वरण आ जाएगा 1.5 लगभग। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप v बराबर u प्लस ए टी, और उससे s बराबर आप निकाल सकते हैं या तो इस प्रकार से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या तो त्वरण के साथ निकालिए। त्वरण को आप इस प्रकार से निकालना चाहे टी के साथ निकालना चाहें, क्योंकि टी आपको पता है। टी ना पता हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप निकालेंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as के। तो v की वैल्यू आपको पता है, 80 का वर्ग कर दीजिए बराबर कर लीजिए 20 का वर्ग प्लस कर लीजिए 2 गुणे a की वैल्यू है, तो a बराबर आ जाएगा 60 बटे 40 और गुणे में s आपको निकालना है। तो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है, s निकालना है। यहाँ पर करते तो क्या करते, s बराबर डायरेक्ट निकालते, u की वैल्यू कितनी थी 20 गुणे समय कितना लग रहा है 40, ठीक है, ut, और 1/2 a की वैल्यू कितनी है बेटा 60 बटे 40 और गुणे टी का मतलब है 40, मतलब 40 का वर्ग, 40 का वर्ग। तो 40 से 40 ऐसे कट जाता है, 40 गुणे 60 हो जाता, 2 से इसको काटते हैं 30 हो जाता, 40 गुणे 30 और 20 गुणे 40, तो s बराबर 4 दूनी 8 00 प्लस ये हो जाएगा 30 और 40 4 3 12 00, तो 1200 और 800 मतलब 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर। ए से बी की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर है। इस प्रकार से आप निकालेंगे। ओके, तो बेसिक चीज़ें यहाँ से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 2000 मीटर ही आएगा। यहाँ से करेंगे तो 2000 मीटर ही आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, बेसिक चीज़ है, एकदम निकल के आ जाएगी आपकी, देखेंगे तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक की बातें हम जो है अप्लाई जो हमें करना है, इक्वेशन जो हमने सीखी है उसको अप्लाई करना हमने सीखा। अब गुरुत्व के अधीन गति थोड़ा सा देख लेते हैं, मुक्त रूप से गिरना। गुरुत्व के अधीन गति से पहले एक छोटी सी चीज पढ़ाऊंगा मैं, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण क्या है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्मॉल g। हालांकि क्लास 9th में आपने पढ़ा है गुरुत्व के अधीन गति, ये भी आपने पढ़ी है, क्लास 9th में भी आपने सीख रखा है। ये छोटा सा जो टॉपिक है ये आपने पढ़ा है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, मुझे पता है, नहीं आ रहा होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण ही है। इसका भी मात्रक अगर देखेंगे तो इसका भी मात्रक अगर आपको दिखाएं तो त्वरण है, क्योंकि तो मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान इसके देखें तो मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है बेटा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो मान है ये औसत मान हम लेके चलेंगे। अच्छा, जी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इसका मान इतना कहाँ से आता है, ठीक है, यही क्यों लिखते हैं, और इसको कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के आसपास है, तो इसको लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लिख लिया करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से आती है, इतना ही क्यों है, तो ये पृथ्वी के लिए है, याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का ये जो मान है, ये मान केवल पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी पर है ये, ठीक है। सतह पर, जो पृथ्वी के सतह पर त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो ये है। चंद्रमा पर अलग है, सूर्य का अलग है, बृहस्पति का अलग है, हर एक ग्रह का
हर एक ग्रह का अलग है, हर एक तारे का अलग है, हर एक बॉडी का अलग है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। बॉडी का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी, काफ़ी ज़्यादा मास होना चाहिए, खैर हम बाद में उस पर बात करेंगे। हम बड़ी बॉडी की बात कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण जो है, ये याद रखिए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो है क्या, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं आपको। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी की त्रिज्या कुछ r है, ठीक है। अब पृथ्वी के सतह पर अगर कोई वस्तु है, ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है। पृथ्वी के सतह पर अगर कोई वस्तु रखी है बेटा, कहीं भी रखी हो, ये सतह पर मान लो वस्तु है, मान लो ये m द्रव्यमान है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, पृथ्वी सतह पे है, पहाड़ मान लीजिए कि है, तो इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा। और गुरुत्वीय त्वरण जो काम करेगा वो किधर की तरफ, सेंटर की तरफ लगेगा हरदम। गुरुत्वीय त्वरण हरदम किधर लगती है बेटा, सेंटर की तरफ। तो जो जी काम करती है वो सेंटर की तरफ होती है। जी की डायरेक्शन आप देखेंगे तो किधर है बेटा, जी की डायरेक्शन हर एक बिंदु पर, पृथ्वी के हर एक बिंदु से अगर देखेंगे तो किधर की तरफ है, केंद्र की तरफ। कोई वस्तु हम ऊपर की तरफ उछाल दें, जैसे इस वस्तु को मैंने ऊपर उछाल दिया m द्रव्यमान की, तो ये नीचे गिर रही है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ काम करेगा। नीचे की तरफ का मतलब सतह की तरफ नहीं, नीचे की तरफ मतलब केंद्र की तरफ। तो पृथ्वी हर एक वस्तु को, हर एक द्रव्यमान को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, अपने केंद्र की तरफ एक बल से खींचती है। वो बल क्या होता है बेटा, वो बल होता है गुरुत्वीय त्वरण गुणे उस वस्तु का द्रव्यमान, जिसको हम उस वस्तु का भार भी बोलते हैं। तो जो भार पड़ते हैं, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान में जब हम गुणा कर देते हैं गुरुत्वीय त्वरण का, गुरुत्वीय त्वरण का, तो ये बेटा भार बन जाता है। और भार का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो भार का है, एक बल है, भार क्या है, एक बल है। और इसका मात्रक अगर देखेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ओके, द्रव्यमान का मात्रक क्या है बेटा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, समझ में आ रही बात। तो जो भार है वो क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जैसे मुझे चंद्रमा पर अगर अपना भार निकालना है तो मेरा द्रव्यमान जो भी है उसको मैं गुणा कर दूंगा चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के साथ, तो मुझे चंद्रमा पर अपना द्रव्यमान मिल जाएगा, सॉरी चंद्रमा पर अपना भार मिल जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण गुणे द्रव्यमान एक बल है जो कि भार कहलाता है, जिसको हम W से निरूपित करते हैं। अच्छा, यहां पर इससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहां है जो मैं बता रहा हूं कि हरदम G की डायरेक्शन आप देखेंगे तो जो G की डायरेक्शन होती है वो हरदम क्या होती है बेटा, पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, हरदम, ठीक है। हरदम मतलब हरदम, चाहे नीचे से देखेंगे तो केंद्र की तरफ है बेटा, हर तरफ से केंद्र की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। वस्तु सतह से ऊपर हो, सतह पे हो या सतह के अंदर हो, जी जो है हरदम केंद्र की तरफ है। तो वस्तु पर जो बल का अनुभव होगा वो केंद्र की तरफ ही है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल है, पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ बल लगाती है, सेंटर की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि हम सेंटर नहीं देखते, हम तो सतह पर खड़े हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सतह की तरफ बल लगाते हैं। सतह की तरफ जी का नहीं होता, जी जो है, जी की डायरेक्शन सतह की तरफ नहीं है। जी की डायरेक्शन, क्योंकि सतह तो बीच में पड़ गई, सतह तो ये है, सतह तो ये आ गई, पृथ्वी की सतह तो ये है, लेकिन वो लगा कहाँ रहा है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगना है, ठीक है। लगना कहाँ है उसको, पृथ्वी के केंद्र की तरफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण के थोड़ा सा मात्रक को समझने का प्रयास करते हैं। जो त्वरण लिखते हैं, जी क्या है, एक तरह का त्वरण है, ठीक है। और इसका मात्रक हम लिख रहे हैं, इसका मान हम लिख रहे हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड ऐसा लिख सकता हूं? यही मतलब है ना, प्रति सेकंड वर्ग का मतलब सेकंड गुणे सेकंड लिख लो, लिख सकते हैं।
इसका मतलब क्या है कि जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपने तरफ खींचती है तो हर 1 सेकंड उसका जो चाल है, उस वस्तु की जो चाल है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। हर 1 सेकंड अगर वस्तु की चाल में परिवर्तन 9.8 मीटर प्रति सेकंड का है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु, जैसे मान लो ए पर कोई वस्तु है, ए बिंदु पे है और वो पृथ्वी की तरफ मान लो आ रही है, मतलब सतह पे गिर रही है, और ये 1 सेकंड लगा, यहां से ए से बी पर पहुंचने में 1 सेकंड लगा और ये गिर रही है। अगर यहां पर इसकी स्पीड में कहूं कि u बराबर 0 है, यहां पर हमने छोड़ा, तो यहां पर इसकी चाल क्या होगी बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड। यहां पर 0 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब छोड़ेंगे तो क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ काम कर रही है अगर g, तो g बराबर कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर चाल में बढ़ोतरी होगी, स्पीड में बढ़ोतरी होगी। ये त्वरण का मतलब है, ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं ना, ये क्या है, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, v का, s किसका मात्रक है, t का, तो a बराबर यही तो लिखते हैं, त्वरण बराबर क्या लिखते हैं, v/t ही तो होता है, dv/dt जो भी है। तो चाल में परिवर्तन, इसमें डेल्टा लगा देते हैं, तो चाल में परिवर्तन जो हुआ बटे समय, तो चाल बटे समय या वेग बटे समय, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड में वेग में कितना परिवर्तन है, वही त्वरण है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 9.8 मीटर पर सेकंड है, जैसे किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को मैं यहां से, इस वस्तु की अगर मैं बात करूं, इसको मैंने मान लो, इसका त्वरण मैंने कहा कि यहां पर मान लो ये 0 था, इसका u बराबर 0 था, तो अगर a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ये चल रहा है, तो दूसरे सेकंड में दो सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले सेकंड में 0, पहले सेकंड देखो 0 सेकंड पर 0 है, पहले क्या है, t बराबर 0 पर 0 है, ठीक है। जब ये चलेगा, इतने त्वरण में इसको दे दूंगा, तो पहले सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में 5 मीटर फिर बढ़ेगी, क्योंकि वो तो त्वरण एक समान त्वरण से चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5 मीटर और बढ़ जाएगा तो 15 मीटर पर सेकंड। चौथे में कितनी हो जाएगी, तो 5 बढ़ती है लगातार हर 1 सेकंड में। इसका मतलब, क्योंकि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड बहुत छोटा शब्द है, लेकिन समझना जरूरी है। तो त्वरण का मतलब कई बार बच्चे समझते हैं, उसको यूज करके बैठ जाते हैं, v/t नहीं, एक्चुअली त्वरण v/t थोड़ी है। समझ में आ रही बात? त्वरण को समझिए, मात्रक में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। तो मात्रक बहुत कुछ कहता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब बोल रहे हैं, तो इसमें फेल नहीं आ रही है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि त्वरण क्या है। त्वरण का पता तो तब चल रहा है जब हम कह रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड। हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर चाल में बढ़ोतरी या वेग में बढ़ोतरी है। अगर दिशा नहीं परिवर्तित हो रही है, सेम चल रहा है, तो चाल बोल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो त्वरण को समझिए, त्वरण का मतलब क्या है, ठीक है। अब हम जब बात करेंगे गुरुत्व के अधीन गति, मुक्त रूप से गिरना, मतलब हम फेंक नहीं रहे हैं, गिरने में और फेंकने में अंतर है। मैं इस पेन को यहां पर पकड़ा हुआ हूं, छोड़ दूं तो ये गिर गया। इसको मैं, अगर मुझे नीचे ही मेरे इस हाथ पे देना है, तो मैं इसको फेंक भी तो सकता हूं, फेंक दूं। जब मैं फेंक रहा हूं तो मैं इसको कुछ स्पीड दे रहा हूं, लेकिन जब मैं छोड़ रहा हूं तो मैं पकड़ के रखा हूं, यहां पर इसकी स्पीड कितनी है, अभी 0। प्रारंभिक स्पीड कितनी है, जब छोड़ा तो क्या हुआ, अंतिम स्पीड है इसके पास, लेकिन प्रारंभिक क्या थी, 0। गिरा क्यों, क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है। मैंने आपको दिखाया ना, अभी बताया था कि जी क्या करता है, नीचे काम करेगा। देखो, ये कोई भी वस्तु है, ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे गिरा है, मैं नीचे से तो छोड़ रखा हूं, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जी ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ है। अगर यही जी ऊपर की तरफ होती तो मैं पेन ऐसा यहां पर ऐसे पकड़ा हुआ हूं, और जैसे हाथ खोलता तो ये पेन मेरा और ये रिमोट मेरा ऊपर ऐसे आ जाता, ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि पृथ्वी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ खींचेगी, पृथ्वी पे है, नीचे की तरफ पुल है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, इस केंद्र की तरफ है। अच्छा, तो गिरने में और फेंकने में अंतर है। जब कोई वस्तु गिरती है, गिरने का मतलब है बेटा, गिरना मतलब u बराबर 0, ठीक है। फेंकना मतलब क्या होता है बेटा, u बराबर 0 नहीं होता, ये मीटर पर सेकंड।
प्रारंभिक चाल जीरो होगी जब कोई वस्तु गिरती है, जब छोड़ी जाती है। छोड़ना और फेंकना, गिरना या इसको छोड़ना भी बोलते हैं। छोड़ना, छोड़ दिया, पकड़ रखा है और छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ना और गिरना एक ही चीज है, इसको आप छोड़ना भी बोल सकते हैं। और फेंकना अलग है, फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग जो है जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेग तो आप दे रहे हैं। किसी चीज को अगर आप फेंक रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बेटा, वेग दे रहे हैं वस्तु को, ठीक है। जब आप फेंकेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने हाथ ऐसे ऐसे, अगर मुझे दीवार पर कोई चीज मारनी है तो मुझे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो कहाँ गिरेगी, नीचे, ठीक है। हमें फेंक, और जो हम फेंकते हैं तो वेग दे रहे हैं ना, तभी तो जा रही है वस्तु था, नहीं तो नीचे गिर जाए। अगर मैं छोड़ दूं या फेंक, अगर छोड़ दें या फिर गिरा दें उसको तो नीचे गिरेगी। तो फेंकेंगे तब कुछ ना कुछ स्पीड होगी उसके पास। तो मुक्त रूप से गिरना मतलब u बराबर तो जीरो हो गया, u बराबर जीरो हो गया। मुक्त रूप से गिरना मतलब पृथ्वी है नीचे, मान लेते हैं पृथ्वी के सतह को हम सीधा दिखाएंगे, ठीक है। हालांकि सीधी नहीं है पृथ्वी, आप जानते हैं। अब हम पूरी पृथ्वी पर, ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े हैं कि हमें पृथ्वी गोल दिख जाएगी, है ना। मेरी लंबाई कुछ होती 10-12 किलोमीटर लंबी होती तो मुझे पृथ्वी गोल दिखाई देती, थोड़ी सी, थोड़ा सा ऐसे सतह घूमा हुआ दिखाई देता। 1 किलोमीटर ऊपर चले जाइए आप तो थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। 2 किलोमीटर ऊपर चले जाइए थोड़ा और तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है। 10 किलोमीटर ऊपर चले जाए तो आपको थोड़ी गोल सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 लाख किलोमीटर ऊपर चला जाइए पृथ्वी गोल दिखाई देगी, ठीक है। 50,000 किलोमीटर चले जाइए पृथ्वी गोल दिखेगी, ठीक है। तो सतह पर हम हैं और कोई वस्तु मान लो कुछ ऊंचाई पर है। यहां पर मैं एक गेंद को ले रहा हूं कि ये h ऊंचाई पर एक गेंद है, ठीक है। h ऊंचाई पर ये गेंद है, मान लो कि इस गेंद को यहां पर छोड़ा गया। तो जब छोड़ा गया तो u बराबर क्या होगा बेटा, जीरो। इस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया, इस पे ले जाके ऐसे पकड़ के मैंने छोड़ दिया। अच्छा, इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है बेटा, ये, ठीक है। ये क्या है बेटा, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, h मैं मान लेता हूं। मतलब जो s है वो बराबर क्या हो जाएगा, h ऊंचाई मैं मान के चल रहा हूं कि h मीटर है, ठीक है। h मीटर, क्योंकि ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं, हाइट को h से निरूपित कर रहे हैं। तो जो ऊंचाई है यहां से यहां तक तो दूरी ही है ना, ऊंचाई ही दूरी ही तो है, मीटर में ही तो नाप रहे हैं, तो दूरी भी तो मीटर में है, तो इतनी से यहां से यहां तक गिर रही है, दूरी है, ठीक है। अच्छा, तो यहां से यहां तक गिर रही है। अब त्वरण है यहां पर, त्वरण कहां है बेटा, त्वरण लगातार पृथ्वी की तरफ है। आप ध्यान दीजिए कि त्वरण यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, त्वरण जो है कंटिन्यू। यहां पर आप देखेंगे तो g जो है वो कितनी है बेटा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहां पर मौजूद है, ठीक है। इस वस्तु पे लग रहा है, लेकिन हमने पकड़ रखा था, बल लगा रखा है, हमने पकड़ रखा है। जब छोड़ देंगे तो g, क्योंकि तो खींच ही रही है तो गिरेगी। तो अच्छा, अब यहां पर एक चीज है कि वस्तु की जो गति की दिशा है वो क्या है, नीचे की तरफ, और जो g लग रहा है वो भी क्या है, नीचे की तरफ। तो हम ये ऊपर से नीचे की डायरेक्शन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो g को यहां पर हम पॉजिटिव मानेंगे, त्वरण, क्योंकि त्वरण जीरो भी हो सकता है, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, त्वरण नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है, जब वस्तु को मैं नीचे से फेंकूं ऊपर, g लग रही है नीचे लेकिन मैं जा रहा हूं ऊपर। जैसे मैं एक गेंद लूं और उसको नीचे से ऊपर की तरफ उछाल दूं, क्यों, क्योंकि मैंने बल ज्यादा लगा दिया ना, तो मैंने बल ज्यादा लगा दिया, जितना नीचे की तरफ बल है उससे ज्यादा ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा, वस्तु ऊपर जाएगी। तो जब वस्तु ऊपर जा रही है लेकिन जी तो लग रहा है, फिर भी उसमें वस्तु का द्रव्यमान है तो जी लगेगा, वस्तु नीचे, तभी तो वस्तु ऊपर जाते 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 धीरे होती जाती है, धीरे होती जाती है, और फिर एक स्थिति आती है रुक जाएगी, मतलब v0 ऊपर जाना बंद हो जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। जब हमारे द्वारा लगाया गया बल पूरा खत्म हो गया तो नीचे गिराएगी, ठीक। अच्छा, मतलब जी नीचे की तरफ काम कर रही है। तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारी दिशा क्या हो गई, वस्तु की दिशा क्या हो गई बेटा, जाने की गति की दिशा क्या हो गई, ऊपर। मतलब ऊपर की दिशा को अगर हम धनात्मक मान लेंगे तो जी क्या लग रही है, उल्टा लग रही है, नीचे की तरफ, तो हम उसको फिर नेगेटिव ले लिया करते हैं। फिलहाल यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो दोनों को हम एक ही डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। अब चाहे आप दोनों की डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान लीजिए, चाहे, ठीक है, चाहे नीचे की डायरेक्शन को आप नेगेटिव मान के रखिए और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात तो ये है कि मानना क्या चाहिए कि जी को हरदम पॉजिटिव की डायरेक्शन मान लीजिए,
जी की डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन मानिए जो नीचे, क्योंकि जी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती। तुम वस्तु को ऊपर फेंको, ऊपर से नीचे फेंको, दाएं से बाएं फेंको, बाएं से दाएं फेंको, कहीं भी फेंको, जी तो हरदम नीचे लग रही है ना। ये एक चीज है जिसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, इसकी दिशा फिक्स है। तो इसको फिक्स हम बोल देते हैं कि चलो फिक्स कर देते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। जो जी की डायरेक्शन उसको पॉजिटिव बोल देते हैं। तो यू की डायरेक्शन क्या है? अब यू की डायरेक्शन क्या है? जी की डायरेक्शन में, तो यू की डायरेक्शन भी क्या है? पॉजिटिव, मतलब वस्तु की डायरेक्शन, वस्तु के चलने की डायरेक्शन। अब वस्तु को जब छोड़ेंगे तो गिरेगी, यहां आके गिर जाएगी। जब ये गिरेगी सतह पर टकराएगी। अब सतह तो है नहीं कि खोखला ऐसे बनाते हुए चली जाएगी नीचे, टनल बना देगी, पूरा सुरंग बन जाएगी, ऐसा तो नहीं। गेंद है, थोड़ी ऊंचाई से फेंक दिया है, 5-10 मीटर से छोड़ दिया कुछ ऊंचाई से, तो आके नीचे धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन इस पॉइंट पर गिरेगी, तो यहां पर जब गिरेगी तो इस टाइम पर इसका वेग जो होगा, गिरने के समय पर इसका जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा। ठीक है, अंतिम वेग मान लेते हैं v है, और v 0 नहीं होगा। ठीक है, जब टकराएगा, जिस टकराने के बाद 0 होगा, जिस समय टकराएगी उस समय वेग क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो टक्कर के समय वेग जो है वो 0 नहीं है, टकराने के वक्त। ठीक है, ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग। ठीक है, टक्कर के समय, टक्कर के समय, टकराने के बाद तो वस्तु रुक जाएगी, लेकिन जब टकराई तब तो नहीं रुकी थी ना, टक्कर हुई ना। जैसे मैं ये फेंका तो पेन गिरा मेरे हाथ पर, तो पेन जब गिरा तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड थी ना, स्पीड से गिरा, वो तो अलग बात है। मेरा हाथ ठोस है, गिरा तो ये रुक गया, मैं इसको छोड़ा, ये गिरा, रुक गया। ठीक है, रुक गया, लेकिन जब गिरा तो स्पीड तो थी इसके पास, हाँ वही स्पीड है। त्वरण यहां पर हमें पता है कि त्वरण जो है यहां पर हम क्या लेंगे? जी लेंगे। त्वरण की जगह हम क्या रखेंगे? जी, क्योंकि त्वरण, वस्तु का त्वरण क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो जी की डायरेक्शन है, जी लग रही है। ठीक है, तो गति के समीकरण जो हो जाएंगे यहां पर, जो गति के समीकरण आपको दिखाई देंगे बेटा, वो क्या हो जाएंगे? गति के समीकरण में पहला समीकरण देखेंगे तो चूंकि होता है v बराबर u प्लस ए टी, तो ये हो जाएगा v बराबर u की जगह क्या हो जाएगा बेटा? 0 प्लस ए टी, मतलब कुल मिला के हो जाएगा ये समीकरण क्या बन जाएगा? v बराबर ए टी के। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा बेटा? अच्छा, a की जगह हमारे पास क्या है बेटा? g है। a की जगह क्या है हमारे पास? g है। ठीक है, याद रखिएगा, a की जगह हमने क्या ले रखा है? g। अच्छा, समय कितना लगा इसको यहां से यहां तक गिरने में? t समय लगा, हम मान के चल रहे हैं। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है। तो s की जगह क्या रखेंगे हम बेटा? h बराबर u की जगह क्या रखेंगे? 0, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 1/2, a की जगह क्या है? g, और ये t समय में लग ही आ रहा है तो टी स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। आपको अगर टाइम पता चल जाए कि यहां से मैंने वस्तु को छोड़ा, 10 सेकंड में गिर गई, तो इसकी ऊंचाई कितनी है आप निकाल सकते हैं। कैसे? h निकाल सकते हैं 1/2, जी की वैल्यू आपको पता ही है, फिक्स है। t मतलब 10 सेकंड में गिर रहा है, तो 10 × 100 गुणे 10, 980। 10 से गुणा करेंगे 98 हो जाएगा, 98/2। 98/2 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 98 का आधा। 100 का आधा कितना होता है? 50। तो 98 का आधा कितना होगा? 49। ठीक है, तो 49 मीटर, इसका मतलब 49 मीटर की ऊंचाई से फेंका। क्लियर? तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये है। तो v की जगह तो v ही है, तो v स्क्वायर बराबर u की जगह 0 प्लस 2g, a की जगह क्या है बेटा? g, और s की जगह क्या है? h। मतलब यहां से आप देखेंगे आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh, या आप चाहें तो निकाल सकते हैं v बराबर √2gh। अगर आपको h पता चल गया है, यहां से h पता चल गया है ऊपर वाले समीकरण से, तो आप निकाल सकते हैं क्या बेटा? आप निकाल सकते हैं। अच्छा, फाइनल स्पीड आप यहां से निकाल सकते हैं। जी पता है 10 सेकंड में गिर रही है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम यहां से निकाल सकते हैं, h पता चल जाएगा, यहां से निकाल सकते हैं, v यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एक चीजें हम निकाल सकते हैं। v और t है तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, t दिया है, v निकालना है तो यहां से निकाल सकते हैं। t दिया है, h निकालना है तो ये समीकरण लगाएंगे। h दिया है, v निकालना है तो ये लगाएंगे। तो अलग अलग चीज है। ठीक है, समीकरण इस तरह से आप देख सकते हैं, समीकरण ये बन गए। तो गति के समीकरण किस प्रकार से परिवर्तित हो गए ये आप देख पा रहे हैं। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना,
गति के समीकरण, ठीक है, नोट, गति के समीकरण केवल और केवल एक समान त्वरित गति के लिए ही लागू होते हैं या लगाई जाती है, ऐसा लिख लेते हैं। अगर त्वरण एक समान नहीं है, अर्थात त्वरण जो है जिसको हम ए बोल रहे हैं, ये एक समान होना चाहिए। वस्तु का त्वरण एक समान होगा तभी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मुक्त पतन में आपने देखा कि ए बराबर क्या है, g है, और g का मान कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर आके 9.7 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 7 मीटर पर सेकंड हो गया, ऐसा अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से अगर त्वरण हो या g का मान हो इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा हो, तो वहाँ पर हम गति के समीकरण नहीं लगा सकते। लगातार एक ही जैसा होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इस तरह से हम और भी आगे चलेंगे। अभी बेसिक से चल रही है पढ़ाई, इसलिए स्पीड थोड़ी धीरे रख रहा हूँ मैं, ताकि आप समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें, और बस ऐसे ही पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। चलिए, बाय बाय।